हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के हमारा जो सेमेस्टर 6 है इसमें हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। इसमें बच्चे हम यूनिट सेकंड में आ चुके हैं और सेकंड यूनिट का आज हम टॉपिक ए करने वाले हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ। तो देखिए, एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। सेकंड यूनिट जो है हमारी समकालीन विश्व अभिकर्ता, इसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं, ए बी और सी। तो आज हम ए टॉपिक करेंगे संयुक्त राष्ट्र, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में बी टॉपिक करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में सी टॉपिक। इस तरीके से सेकंड यूनिट जो है हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो लेक्चर है इसकी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, एकलव्य स्नातक 1 टेलीग्राम पे जाके इसे सर्च कीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ को भी ले सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है, और वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं टॉपिक की संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ भी कहते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये इसका लोगो है। लोगो को भी आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये एक गोला बना रखा है जिसमें संपूर्ण विश्व का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसके अगल बगल में दोनों साइड आपको जैतून की पत्तियां दिखाई दे रही है। जैतून की पत्तियां जो होती है वो शांति का प्रतीक होती है। तो ये थोड़ा सा आप इसको इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम टॉपिक पे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यानी कि यूएनओ जो है, उसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918। तो उसमें क्या हुआ था, दुनिया को इस बात का पता लग गया था कि अगर हमें ऐसे खतरनाक विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर से बचना है, ऐसे झगड़ों का निपटारा करना है, तो हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना जरूरी है। कोई एक ऐसा संगठन जरूर हो जो ऐसे बड़े बड़े ऐसे भयानक युद्ध को रोक सके। तो ऐसी नीड महसूस हुई थी, यानी कि ऐसी ज़रूरत महसूस हुई थी, ठीक है। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था, तब ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक संगठन होना चाहिए। तब एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, वो ये सोच के बनाया गया था कि ये अगला जो वर्ल्ड वॉर है उसको होने से रोकेगा। लेकिन ये संगठन शुरू में थोड़ा बहुत कामयाब जरूर रहा, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 को रोक सके। यानी वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया 1939 से 45 के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था इसमें और ज़्यादा नुकसान हुआ, तबाही हुई, ठीक है। दुनिया भर ने बहुत ज़्यादा तबाही झेली। फिर ऐसे में फिर दुनिया को महसूस हुआ कि जो लीग ऑफ नेशंस बनाया था ये संगठन कामयाब नहीं रहा। हमें एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है, जो एक ऐसा ताकतवर संगठन है जो ऐसे विश्व युद्ध को रोक सके। तब ऐसे में लीग ऑफ नेशंस में ही कुछ बदलाव किए गए, ठीक है, और इसको बदल कर एक बड़े संगठन के रूप में बनाया गया जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ कहा जाता है। तो हम इसको देखो, शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो यूएनओ है वो उत्तराधिकारी है लीग ऑफ नेशंस का। यानी यूएनओ ही पहले लीग ऑफ नेशंस नामक एक संस्था, एक संगठन हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये हम जानते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 में इसमें शामिल हो गया था, यानी इसका सदस्य बन गया था, ये भी आपको याद रखना है। आज के समय में अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो 193 यानी दुनिया के 193 देश जो हैं वो इसके क्या हैं, सदस्य हैं, यानी कि इसके मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है इस पे 50 देशों ने क्या किया था, जो इसकी स्थापना हुई थी ना, तब इसके चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और पोलैंड जो था वो इसमें 51वां देश शामिल हुआ था, यानी इन देशों ने ही इसको हस्ताक्षर करके बनाया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मूल संस्थापक हैं इससे, वो 51 देश थे, इसमें इन्होंने हस्ताक्षर किए थे और फिर ये यूएनओ बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था, 1945 में। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका उद्देश्य क्या है, यूएनओ के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना। क्या होता है कि कई देश जो होते हैं उनका आपस में विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उस विवाद को रोकना, उनके बीच में सहयोग की राह दिखाना यूएनओ का काम होता है। अगर विभिन्न देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया हो, मान लो कि युद्ध छिड़ गया, तो ऐसे में जो दुश्मनी है उसको कम करना यूएनओ का काम होगा। और सामाजिक आर्थिक विकास भी यूएनओ का काम है, क्योंकि आज के समय में ये जो दुनिया भर में झगड़े वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक विकास के कारण ही होते हैं। तो इसको भी देखना यूएनओ का काम होता है। विभिन्न देशों की सहायता करना भी यूएनओ का काम है, ठीक है। तो यूएनओ का क्या कार्य हैं, ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण अंग के बारे में भी कई बार पेपर में आ जाता है। तो अंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, सुरक्षा परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, महासभा हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, न्यासिता परिषद हो गया, ठीक है, ये इसके अंग है। न्यासिता परिषद जो है इसको तो समाप्त कर दिया गया है, यानी अब आपके सामने देखो ये मेन अंग यही बचे हैं। इसमें भी देखो क्या पूछा जाता है आपसे, सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा जाता है, महासभा के बारे में पूछा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इन 2-3 के बारे में पूछा जाता है, बाकी के बारे में ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, महासभा के बारे में जानते हैं। महासभा, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि कोई सभा होती होगी और बहुत बड़ी होती होगी, ठीक है, तो इसको दिमाग में बिठा लो। महासभा जो है एक मंच है, क्या है, एक मंच है, एक ऐसा मंच जहाँ पे 193 देश एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, एक साथ आ सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, तो ये एक ऐसा मंच है। तो महासभा जो है एक प्रकार का मंच है जिसमें 193 सदस्य देश मिलकर किसी पॉलिसी, यानी कि कोई नीति है, मान लीजिए कोई पॉलिसी है, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर वाद विवाद होता है, बहस करते हैं, ठीक है। यहाँ सभी सदस्य को एक वोट हासिल होता है, जी 193 सदस्य देश हैं तो सभी को यहाँ पे एक वोट मिला हुआ है, यानी कि सभी की वैल्यू जो है यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये महासभा है, और महासभा का जो काम होता है वो क्या होता है, या उसकी शक्ति क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, यूएनओ जो है, इसका जो बजट है इसको स्वीकृति देने का काम किसका है, महासभा का है, याद रखना है। इसके बाद देखो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, उनका चुनाव करना भी इसी का काम होता है। अब सुरक्षा परिषद क्या है, उसके कितने सदस्य होते हैं, ये भी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद के जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका चुनाव भी यहीं से होता है। सभी के सहयोग, विकास, ठीक है, कानून का सन्निहिताकरण, कानून को बनाना, या फिर मानव अधिकार और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो सामान्य सिद्धांत होते हैं उसकी सिफारिश करना भी महासभा का ही काम होता है। दुनिया भर में जो युद्ध के विषय हैं या कोई मुद्दा होता है उस पर चर्चा करना भी यहीं पे होता है, ठीक है। प्रत्येक परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए शांतिपूर्ण समाधान की सिफारिश करना भी यही होता है, ठीक है, ताकि विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध है वो सुधर सकें, अच्छे हो सकें। तो महासभा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद बात करते हैं सुरक्षा परिषद, इसको यूएनएससी भी कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ऐसे भी कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद जो है इसकी मुख्य जिम्मेदारी, नाम में ही पता लग रहा है सुरक्षा, तो सुरक्षा से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा से रिलेटेड काम करती है, ठीक है। तो देखिए सुरक्षा परिषद की मुख्य जो जिम्मेदारी है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, विश्व भर में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, ये इसका मुख्य काम है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो 15 सदस्य होते हैं इसके, वो ऐसे होते हैं 5 + 10, 10 जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी आप इसको मान लो, जो कि बाद में बदल दिए जाते हैं, ठीक है, 2 साल बाद। 5 जो सदस्य हैं ये इसके परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, इसको P5 भी कहा जाता है, परमानेंट मेंबर हैं, इनको वीटो पावर भी मिली हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो 5 है ये तो बने हुए हैं जब से वही हैं, लेकिन इन 10 में बदलाव होता रहता है। तो इसके 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। सुरक्षा परिषद जो है वो शांति स्थापना के लिए, युद्ध को रोकने के लिए काम करती है। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था सुरक्षा मतलब सुरक्षा से संबंधित है, तो इसका काम क्या हो गया, शांति स्थापित करना, और क्या हो गया काम, युद्ध को रोकना, ठीक है, इसलिए काम करती है। यह विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाती है। मान लीजिए 2 देशों के बीच में, जैसे कि अभी देखो रूस और यूक्रेन के बीच में आपने सुना था विवाद है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे मुद्दों में क्या करेगा यूएनओ जो है वो, यूएनओ की जो यूएनएससी है यानी सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जाके उनसे शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुलझाने का प्रयास करे, ये इनका काम होता है, ठीक है। कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद प्रतिबंध लगाने का सुझाव दे सकती है। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे सुरक्षा परिषद चाहे तो किसी चीज़ पे बैन लगवा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बल प्रयोग की अनुमति दे दे, ठीक है, ये सुरक्षा परिषद का काम है। सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ ये समझिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का कार्य होता है, ठीक है। ऐसे विवाद या ऐसी स्थिति की जांच करना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विघटन हो सके, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए या कोई ऐसा विवाद हो जाए जिससे दुनिया भर में नुकसान हो जाए, दुनिया टूटने को हो जाए, तो ऐसे में क्या है, ये जो यूएनएससी है सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसके लिए काम करेगी। विवादों के साथ, मान लो कोई विवाद हो जाए तो उसमें तालमेल बिठाने का या फिर उस झगड़े को सुलझाने का काम करेगी, ठीक है। शस्त्रों को, जो हथियार वगैरह होते हैं उसको विनियमित करा जाए, उसको कम किया जाए, ऐसा काम करेगी। सदस्यों से आर्थिक प्रतिबंध या फिर अन्य उपायों को लागू करने का आह्वान कर सकती है। और मान लो कि कभी लगे कि 2 देशों के बीच में विवाद हो रहा है और उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई एक देश मानने को तैयार नहीं है, ऐसी सिचुएशन में बल के उपयोग की भी अनुमति हो सकती है, ठीक है।
शांति या युद्ध के खतरे को निर्धारित करना, सिफारिश करना और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और कैसे युद्ध को रोका जा सके, कैसे युद्ध में जो हानि हो रही है उसको कम किया जा सके, इसके लिए सुरक्षा परिषद काम करती है। ठीक है, तो ये सारे काम इसके हो जाएंगे। नए राज्यों के प्रवेश की अनुशंसा भी करती है, आक्रामक राज्य के खिलाफ सैन्य कार्रवाई हो ये काम भी करती है। तो ये सब सुरक्षा परिषद के काम हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। एक देखिए, एक था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब यूएनओ के अंग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 अंग थे जिसमें से एक हटा दिया गया था, तो 5 अंग बचे थे। 5 में से 3 ही आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये 3 आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, ये अदालतों की अदालत है, यानी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, आप समझ लो। इसमें विश्व भर के देशों के जो मामले होते हैं वो जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की न्याय प्रदान करने वाली शाखा है। ठीक है, यूएनओ की एक ऐसी शाखा है जो क्या प्रदान करती है, न्याय। महासभा और सुरक्षा परिषद और अन्य विशेष एजेंसी जो होती हैं वो किसी भी कानूनी प्रश्न, मान लो कोई कानूनी दांव पेच वाला प्रश्न है, तो उस पे न्यायालय से यानी इस वाली कोर्ट से, आईसीजी से परामर्श ले सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। कितने साल का कार्यकाल है इसका, 9 साल का। इसमें जज कितने होते हैं, इसमें 15 जज होते हैं। ठीक है, 15 जज होते हैं इसके अंदर, और न्यायाधीश 9 साल की अवधि के लिए सेवा का काम करते हैं। उसके बाद चाहें तो वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। ठीक है, और इसके सदस्य जो हैं वो नीदरलैंड के हेग में अपना कार्यकाल के दौरान कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, ये जो आईसीजे है यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में है। और जो इसमें जो कार्य करते हैं, जो भी इसके न्यायाधीश वगैरह होंगे, वो काम के दौरान जो उनका कार्यकाल होगा कोई अन्य व्यवसाय या अन्य बिजनेस नहीं करेंगे, वो इसी में जुड़े रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे यूएनओ के सिद्धांत और उसके उद्देश्य। यूएनओ के क्या सिद्धांत, क्या उद्देश्य थे, उद्देश्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। देखो, दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका काम होता है, इसका उद्देश्य होता है। किसी भी खतरे को रोकने या फिर उसको समाप्त करने और वहाँ पे शांति स्थापित करना इसका काम होता है। किसी भी प्रकार की विश्व शांति अगर भंग हो रही हो या कोई आक्रमण या कुछ ऐसा हो रहा हो, तो ऐसे में इसको समाप्त करना, उसको रोकना, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष को हल करना। मान लो विभिन्न देशों के बीच में विवाद हो जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुलझा लो। ठीक है, राष्ट्रों के बीच में लोकतांत्रिक समानता स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच में संबंध अच्छे बनवाना, यानी दोस्तीपूर्ण संबंध बनवाना, संधियां करवाना। ठीक है, ये काम होता है यूएनओ का। विश्व शांति को मजबूत करने के उपाय करना ताकि दुनिया भर में शांति बनी रहे, विभिन्न देशों के बीच में अच्छे संबंध हो, ये सारे काम इसके होते हैं। आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करना, ये इसका काम है, इसका उद्देश्य है। मानव अधिकार और भाईचारे को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सारे क्या है इसके उद्देश्य हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। बहुत ही देखो, आप अगर सोल की बुक पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत जगह दिक्कत आएगी, आपको कई चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज चेंज करके आसान शब्दों में आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ग्लोबल विलेज से क्या अभिप्राय है। पेपर में ये आता नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, दुनिया भर में मीडिया जो है वो मीडिया प्रौद्योगिकी के प्रसार के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के अधिक से अधिक, आप कह सकते हो कि हम जुड़ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज के समय में मीडिया टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, इतनी बेहतर हो गई है कि आज हम पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, इसी को ग्लोबल विलेज कहा गया है। ग्लोबल विलेज का मतलब है कि दुनिया के सभी हिस्सों से, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया जो है आज इंटरनेट के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा जुड़ चुकी है, आपस में पास आ चुकी है। ठीक है, अब देखो, कहने के लिए यूएसए भारत से बहुत दूर है। ठीक है, इंडिया और यूएसए इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, इंटरनेट के कारण ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज हम 1 सेकंड में यहाँ पे 1 क्लिक करके अपने संदेश को यूएसए पहुँचा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और निरस्त्रीकरण, देखिए क्या हुआ कि यूएनओ जब बना था 1945 में, तो उस समय में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन था और हथियारों की होड़ बढ़ गई थी। तो ऐसे हथियारों को कंट्रोल करने के लिए ये हमेशा से यूएनओ ने कई प्रयास किए, उसी के ऊपर ये टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए, अपनी स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रिय रूप से जो हथियारों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब कार्य कर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में परमाणु हथियारों की होड़ लग चुकी थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया,
हथियारों को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया। 1961 में क्या होता है, महासभा ने परमाणु हथियार या जो थर्मोन्यूक्लियर हथियार है, जो कि खतरनाक हथियार है, इसको ये घोषित कर दिया कि ये मानवता के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है, यानी इसको किसी भी तरीके से परमिशन नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये पहला प्रयास हो गया। इसके बाद 1963 में एक और प्रयास किया गया, जिसमें यूके, यूएसए और यूएसएसआर, इन सब की उपस्थिति में परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध संधि पे हस्ताक्षर किए गए। यानी जो परमाणु हथियार होते हैं उसके जो उसका प्रशिक्षण है, परीक्षण है सॉरी, उसको रोक लगाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया था कि इसमें समझौता किया गया था कि परमाणु परीक्षण जो है वातावरण में या वातावरण में स्फोट नहीं किया जाएगा, या फिर जो बाहरी अंतरिक्ष है वहाँ पे इसको टेस्ट नहीं किया जाएगा, पानी के नीचे इसको टेस्ट नहीं किया जाएगा, इसमें बैन लगा दिया गया था। फिर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी, इसके तहत भी हथियारों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी थी। इसी को यूएनओ और निरस्त्रीकरण के रूप में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो देखिए क्या है, ये यूएनओ के द्वारा 1919 में गठित किया गया एक ऐसा, आप एक ऐसी एजेंसी के रूप में देख सकते हो जो मजदूरों के लिए काम करती है। ठीक है, ये मजदूरों के लिए एजेंसी बनाई गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि महिला और पुरुष जो है, जो भी उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, उनको अवसर बढ़ाए जाएं, उनको जो बुनियादी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक अच्छा माहौल मिले, उनको समय पे वेतन मिले, उनको काम करने के लिए वीक में छुट्टी दी जाए, उनका शोषण ना हो, उन पर अत्याचार ना हो, इसलिए ये ILO संगठन बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में रोजगार के संकट कम हुए, दूर हो जाएं। ठीक है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले, दुनिया भर के जो मानव श्रम है उनको, उनके जो अधिकार है, जो लेबर है, उनके अधिकारों को मान्यता दी जाए। 6 शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहल की गई। अब ये 6 शताब्दी विकास लक्ष्य क्या है, ये वीडियो के लास्ट में ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे लेबर काम करते हैं वहाँ पे उनको अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए, उनको रोजगार के लिए अच्छे अवसर मिले। ठीक है, उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको समय पे वेतन मिले, उनका मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए, इसलिए ILO बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन के रूप में जानते हैं। 1945 में ये संगठन जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1945 में बना था। दुनिया भर में 50 से ज़्यादा इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यानी इसकी जो लोकल ऑफिस वगैरह होते हैं वो है। इसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। यूनेस्को का मिशन क्या है, शांति और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य है गरीबी को खत्म करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, विज्ञान, संस्कृति, संचार, ठीक है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना, जिसकी वजह से क्या हो पाए, अंतर सांस्कृतिक वाद विवाद हो पाए, महत्व उसको दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और दुनिया भर में जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, उन लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो पाए, इसके लिए परिस्थिति का निर्माण करना, एक माहौल बनाना भी इसका काम है। ठीक है, इसके द्वारा विश्व सतत विकास के वैश्विक दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकता है। इनका मानना है ये दुनिया भर में एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, यानी सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल पाए, ये इसका उद्देश्य है। और शिक्षा को आजीवन सीखने की प्रक्रिया मानना। देखिए यूनेस्को जो है वो ये मानता है कि एजुकेशन जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। अब देखिए एक चीज़ समझिए, हम ये सोचते हैं कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में सीखते हैं, ऐसा नहीं है। हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम वहाँ से भी सीखते हैं। तो यही इनका कहना है कि शिक्षा है वो आजीवन मिलती रहती है हमको। ठीक है, किसी ना किसी रूप में। सतत विकास के लिए विज्ञान और ज्ञान के नीति को एकत्रित करना, साइंस को बहुत महत्व देते हैं यूनेस्को, ये याद रखना। विभिन्न सामाजिक नैतिक जो चुनौतियां हैं उसका समाधान प्रस्तुत करना, सांस्कृतिक जो विविधता है, ठीक है, उस विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद जो है या शांति जो है उसको बढ़ावा देना। एक समावेशी समाज का निर्माण करना, एक ऐसा समाज जिसमें हर तरह के लोगों, सभी तरह की चीज़ें हैं, सब कुछ समावेश हो। ठीक है, अलग अलग मतलब विविधता, अलग अलग वैरायटी हो, उसमें अलग अलग धर्म जाति को मानने वाले लोग हों, एक समावेशी समाज हो, ऐसा कहना है इनका। इसके बाद है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए काम करता है।
तो WHO जो है 1948 में स्थापना हुई थी। ये यूएनओ की एक संस्था है जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। ये इसका उद्देश्य क्या है कि जो लोग हैं दुनिया भर में वो बेहतर जिंदगी जी सकें, एक स्वस्थ जिंदगी जी सके, ये इसका उद्देश्य है। विभिन्न देशों के साथ मिलकर WHO जो है वो काम करती है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा हो गया या HIV हो गया या जो गैर संचारी रोग होते हैं जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, इन सब से लड़ने का प्रयास है इनका। माताओं को, बच्चों को जो हेल्थ है उनकी हेल्थ के लिए काम करना, ठीक है, उनका इलाज हो पाए। और ज़रूरत पड़ने पे दवा उपलब्ध कराना, टीके यानी इंजेक्शन वगैरह उपलब्ध करवाना इसका काम है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ। ये चिल्ड्रंस के लिए बच्चों के लिए एक फंड है जो बच्चों के लिए काम करता है दुनिया भर में, ठीक है। तो यूनिसेफ 1946 में महासभा के पहले सत्र में इसकी स्थापना हुई थी और बाल विकास के लिए ये काम करता है। इसका जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में है, ठीक है। यूनिसेफ जो है वो सरकार के साथ भी काम करता है, जो गैर सरकारी संगठन है उनके साथ भी काम करता है और समुदायों के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। इसका काम क्या है? स्वच्छता उपलब्ध करवाना, पानी, स्वास्थ्य, बच्चों का पोषण, शिक्षा, पर्यावरण को बेहतर बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। बच्चों के लिए मेनली ये काम करता है, बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, बच्चों को स्वास्थ्य मिल पाए, बच्चों को अच्छी पालन पोषण मिल पाए, इसके लिए काम करता है। और इसको नोबेल का शांति का पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि डेवलपमेंट यानी विकास का कार्यक्रम है, ठीक है। तो गरीबी और असमानता को मिटाने का मिशन है UNDP का। ये चाहता है कि विभिन्न देशों में विकास जो है वो होता रहे, विकास लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके, उसमें हेल्प करना इसका काम होता है। इसका 3 क्षेत्रों में मेन काम है। एक तो है इसका विकास के क्षेत्र में काम करना, दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार हो और एक शांतिपूर्ण समाज हो, शांति का निर्माण हो सके, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी काम करता है। तो ये 3 मेन क्षेत्र हैं इसके। इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है गरीबी को खत्म करना, ठीक है। और इसका लोकतंत्र को बढ़ावा देना, कानून का जो शासन है वो स्थापित हो सके, लोगों को अच्छी लाइफ मिल सके, संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल हो पाए। और ये विकासशील देशों के लिए काम करता है ताकि विकासशील देश जो है वहाँ पे लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मानव अधिकारों की रक्षा हो सके, ये भी इसका उद्देश्य है। लैंगिक समानता हो, यानी महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव ना हो, गरीबी खत्म हो जाए, कम आय वाले जो गरीब जो देश हैं उनकी मदद करना, उनकी राष्ट्रीय रणनीति बनाने के लिए काम करना, ये सब UNDP का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है UNEP। अब देखो सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, D और E इतना ही तो फर्क है, तो ये अलग है बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये पर्यावरण के लिए काम करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी महासभा के द्वारा। और ये दुनिया भर का विकास हो सके, पारिस्थितिक जो जो इकोसिस्टम है, जो पर्यावरण है वो मजबूत हो सके, इसके लिए काम करता है। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका काम है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में जो नीति निर्देश हैं उसको ध्यान रखना, दुनिया भर में कहीं पर्यावरण को हास तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों की समीक्षा करते हैं ये। वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है, लोगों को तकनीकी सहायता देते हैं। पर्यावरण की जो आपदा है या जो संघर्ष है, या मान लो कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो ऐसे में ये हेल्प करते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य मुद्दा बना हुआ है, तो इन सब के लिए सम्मेलन करके जागरूकता फैलाते हैं ताकि उसमें लोगों को नुकसान ना हो। तो ये सब काम है इनके। नेक्स्ट है UNHCR, यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ये रिफ्यूजी के लिए, यानी जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए एक उच्च आयोग है। तो इनका काम क्या है? देखिए, अब क्या होता है, मान लो कुछ देश में लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाए, जैसे कि बाल्कन क्षेत्र में, अफगानिस्तान में, इराक में युद्ध और संघर्ष चला है, तो ऐसे में यहाँ के लोग जान बचाकर दूसरे देशों की तरफ भागते हैं, वहाँ पे मजबूर होकर वो शरणार्थी की तरह रहना पड़ता है। तो इन शरणार्थियों की हेल्प करने के लिए UNHCR बनाया गया है, ठीक है। ये पहचानता है कि कहाँ पे किसके साथ नुकसान हो रहा है, कौन शरणार्थी बन रहे हैं, उनको कैसे हेल्प पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए करते हैं। जैसे मान लो जो लोग शिविर में रहते हैं, शरणार्थी कैंप में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये भोजन, पानी, स्वच्छता, ऐसी जो बेसिक सुविधाएं वो पहुंचाते हैं। महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए काम करते हैं, उस दुर्व्यवहार से बचाते हैं उनको, ठीक है। तो ये इनका काम है। नेक्स्ट है आपका UNO और एंड वुमेन, महिलाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक्टिव रूप से काम कर रहा है और इसका उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी दुनिया भर में महिलाओं को सशक्त बनाए, उनको पुरुषों के समान दर्जा मिले, उनको
ठीक है, उनके साथ जो भेदभाव होता है वो ना हो। तो इसलिए क्या हुआ, 1995 में चीन में बीजिंग में एक विश्व सम्मेलन था। इसमें महिलाओं से संबंधित 12 महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान की गई, जिनमें प्रमुख चिंताएं इस प्रकार से, वो 12 क्षेत्र जो है उन समस्याओं को पहले समझा, ये 12 समस्याएं हैं, फिर उसको सुलझाने के लिए ये यूएनओ काम करेगा। ठीक है, तो देखिए, महिलाओं पर गरीबी का बढ़ता हुआ बोझ, महिलाएं जो है वो गरीब रहती हैं, ये एक समस्या देखी गई, इसको कैसे दूर करें, यूएनओ का काम था इसमें। असमान पहुंच और अपर्याप्त शैक्षिक अवसर हो गया, स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उनको अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल मिलती है, तो उनको एक सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएँ, इसके लिए काम किया जाए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, महिलाओं पर संघर्ष के प्रभाव और महिलाओं की जो उत्पादन प्रक्रिया होती है उसमें महिलाओं की भागीदारी में असमानता, आपको देखोगे पुरुष ही आपको हर जगह दिखेंगे, महिलाएं थोड़ी कम मिलती हैं, तो उसमें भागीदारी बढ़ाई जाए, इसके लिए काम करना। सत्ता के बंटवारे और निर्णय लेने में असमानता देखने को मिलती है, महिलाओं की उन्नति जो है उसमें बढ़ावा देने के लिए एक बढ़िया माहौल नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर हम देखें तो महिलाओं को जो मानव अधिकार है उतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। समाज में महिलाओं का योगदान को बढ़ावा देने के लिए जो जनसंचार के माध्यम है उसको बढ़ाना। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से मैनेजमेंट हो पाए, ये चीज़ें देखना, बालिकाओं की सुरक्षा और जीवन की रक्षा करना, ये सारे काम आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, MDGs को बोला जाता है। तो देखिए, इसमें क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य रखे थे जिसको 193 देशों को 2015 तक हासिल करना था। ठीक है, इस पर सहमति बनी थी लेकिन हो नहीं पाया, तो ऐसे में इसको इन्होंने नाम दिया सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, और ये रखा गया 2030 के लिए, यानी इन्होंने बोला 2015 तक नहीं हो पाया तो 2030 तक हम इन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वो लक्ष्य क्या है आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला लक्ष्य है गरीबी और भुखमरी को खत्म करना। ठीक है, दूसरा है कि सभी को प्राइमरी एजुकेशन मिल पाए, ये चीज़ें। तीसरा है कि जो महिलाओं के साथ जो लैंगिक जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना, यानी लैंगिक समानता हो, सभी को जेंडर को समान माना जाए, महिला पुरुष को समान माना जाए और उनको मजबूत बनाया जाए महिलाओं को। जो बाल मृत्यु दर है उसको कम करना, माता का जो स्वास्थ्य होता है उसमें सुधार करना, यानी जो मातृत्व है, मातृ है, स्वास्थ्य है, उसको बढ़िया बनाना। HIV, एड्स, मलेरिया या जो बीमारी हैं इनसे इनका मुकाबला कर सकें, पर्यावरणीय स्थिरता हो सके। ठीक है, विकास के लिए वैश्विक भागीदारी हो, दुनिया भर के देश मिलकर काम करें, तो ये इसका लक्ष्य रखा गया था जो कि 2030 तक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। चैप्टर बड़ा था लेकिन जो अगला चैप्टर है वो छोटा है, तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।